हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अमीन पटवारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला में क्या दिया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए बोला है। देखिए यहाँ सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, इसको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए मिलान करते हैं हम लोग। अगर मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 के अंतर्गत आ जाता है, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भाग 4A के अंतर्गत आता है। संघ की अगर हम लोग बात करें तो भाग 5 के अंतर्गत आता है, जबकि आपात उपबंध की बात करें तो भाग 18 के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो ए का हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा आपका चौथा और डी का हो जाएगा आपका तीसरा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहाँ ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे ही प्रश्न अभी व्यापम द्वारा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा में भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए यहाँ विधायी संबंध के बारे में कौन सा भाग और अध्याय है वो बोला गया है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है भाग 11 और अध्याय 1, बी में दिया है भाग 11 और अध्याय 2, सी में दिया है भाग 12 और अध्याय 1, डी में दिया है भाग 12 और अध्याय 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, भाग 11 और अध्याय 1। इसी में आपका विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद कितने कितने में है तो अनुच्छेद 245 से लेके आपका 255 तक विधायी संबंध के बारे में बताया गया है, जबकि अध्याय 2 में भाग 11 के अध्याय 2 में आपका प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है 256 से लेके आपका 263 तक। तो इन अनुच्छेद को भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रशासनिक संबंध आपका भाग 11 के अध्याय 2 में है, जबकि विधायी संबंध आपका भाग 11 के अध्याय 1 में है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? देख लीजिए इसमें मूल भारतीय संविधान में पूछा है, जब संविधान निर्माण हुआ तब की स्थिति में पूछा है कि कितना अनुच्छेद और कितने अनुसूची और कितने भाग थे उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में बोला गया है भाग 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। दूसरा 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तीसरा 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। डी दिया है इसमें 24 भाग, 425 अनुच्छेद और आपका 12 अनुसूची दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। आपका जो मूल भारतीय संविधान है इसमें थे आपका 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अगर हम लोग अभी वर्तमान में बात करें तो अभी है आपका 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है आपका। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर चौथा में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ भी सही उत्तर चुनने के लिए बोला है सूची 1 और सूची 2 में जो दिया है उसमें। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका ए में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत आता है तो आपका यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। यही अगर हम लोग बात करें ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद आपका 40 के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही अगर हम लोग यही बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बालक या जो प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह किसके अंतर्गत आता है तो यह आपका आ जाता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह किसके अंतर्गत आता है तो यह आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें दिया है ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा आपका पहला, सी का हो जाएगा आपका चौथा और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो देख लेते हैं कि यह किस ऑप्शन में है उसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए यह है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ए का तीसरा, बी का पहला,
सी का चौथा और डी का दूसरा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ पीएससी के पेपर में, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5वां में राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 117, बी है आपका 266, सी है आपका 306 और डी है आपका अनुच्छेद 307। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 117। इसके अंतर्गत आपका वित्त विधेयक आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6वां में देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6वां में क्या पूछा है। देखिए इसमें भी पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, साथ ही सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा है। देखते हैं इसमें सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या दिया है। देखिए इसमें ए में दिया है आपका अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 124 किसके अंतर्गत आता है, तो आपका संघीय न्यायालय के अंतर्गत आ जाता है। यही अगर हम लोग बात करें जो अनुच्छेद 5 है वह किसके अंतर्गत आता है, तो नागरिकता के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 352 किसके अंतर्गत आता है, तो आकस्मिक प्रावधान अर्थात आपातकालिक उपबंध के अंतर्गत आता है। यहीं अगर हम लोग बात करें 245 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, तो विधायी शक्तियों का वितरण के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा आपका दूसरा, सी का तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7वां में निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। देख लेते हैं इनमें से किसका सुमेल सही है उसको। तो इसका अगर हम लोग सुमेल सही देखें तो इसका सुमेल आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है, जबकि ये तीनों आपका गलत है। तो यही अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आपका अस्पृश्यता का अंत आ जाता है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जबकि अनुच्छेद 192 आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के अंतर्गत आता है। इसमें तीनों सुमेलित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 352 आपका आपातकाल स्थिति की घोषणा से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 352, यही आपका सुमेलित है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8वां में देखिए इसमें बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, साथ ही इसमें सही उत्तर चयन करने के लिए बोला है। तो सुमेलित करके देखते हैं हम लोग कि किसमें किसका आ जाएगा। देखिए संवैधानिक संशोधन बोला है, यह आता है आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, जबकि वित्त आयोग आ जाता है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। यही वित्तीय आपातकाल आता है आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं आता है आपका 312 के अंतर्गत। इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम लोग देखें तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, सी का हो जाएगा आपका पहला और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो देख लेते हैं इसका आंसर किस ऑप्शन में है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9वां में देखिए प्रश्न नंबर 9वां में भी पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, साथ ही सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा है। तो देख लेते हैं सुमेलित करके। देखिए अनुच्छेद जो आपका 76 है वह किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76 आपका आता है भारत के महान्यायवादी के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी आता है, जबकि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG आ जाता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। यही अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आता है। साथ ही अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आ जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा आपका पहला, सी का हो जाएगा आपका चौथा और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10वां में देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है भारत के संविधान में 20 भाग हैं,
दूसरा है आपका भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा में बोला है भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया बोला गया है। तो देखते हैं इसमें सही कथन पूछा है, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका केवल तीसरा हो जाएगा आपका। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग है न कि 20 भाग, जबकि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है न कि 390 अनुच्छेद। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल तीसरा। देखिए जो 9वीं अनुसूची है उसको आपका पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को आपका 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जबकि 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं 12वीं और 9वीं और 10वीं अनुसूची को पूछा जाता है पेपर में, तो इसको अभी आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसमें भी बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बोला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। देखिए इसमें देखते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। देखिए इसमें बोला गया है 7वीं अनुसूची में तो यह हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित हो जाएगा। यहीं अगर हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करें तो यह भाषाओं से संबंधित हो जाता है, जबकि 9वीं अनुसूची आपका हो जाता है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण हो जाता है, जबकि 10वीं अनुसूची होता है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा आपका चौथा, डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में यह है पहला का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, ये है ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है आपका इंदिरा गांधी, जबकि चौथा है आपका मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए इसमें सुमेलित कीजिए बोला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बोला है। तो देखते हैं इसमें देखिए केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका जनगणना आ जाएगा, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत आपका आ जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएगा, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आ जाएगा और अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर की बात करें तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा आपका पहला, सी का हो जाएगा आपका चौथा और डी का हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। तो देखते हैं वह किस ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन में है आपका पहला में है। देखिए ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 14 में शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देख लेते हैं कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी दिया है 25वें संविधान संशोधन द्वारा, सी में है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी में है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आया था। इसी के तहत आपका शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पहले शिक्षा राज्य सूची के विषय में था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 15 में पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है संघीय सूची, बी है आपका राज्य सूची, सी है आपका समवर्ती सूची, डी है आपका अवशिष्ट सूची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य सूची। पंचायती राज आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस या पीएससी के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्न में से किस लिए किए गए हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी है आपका पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी में दिया है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए है असम, बी
आपका मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। छठवीं अनुसूची आपका मणिपुर में लागू नहीं है। देखते हैं किस में लागू है, तो आपका है वह असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, साथ ही एक होता है आपका मिजोरम में आपका छठवीं अनुसूची लागू है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देख लेते हैं संविधान में जो पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका 22, बी 24, सी 29, डी 32। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 19 में भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है आपका 44वां संविधान संशोधन, सी है आपका 46वां संविधान संशोधन, जबकि डी है आपका 74वां संविधान संशोधन। ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो समाजवादी शब्द है भारतीय संविधान में आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। इसके साथ ही और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो उन दोनों को भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 22 में संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें। देखिए इसमें ऑप्शन पहला में दिया है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा में दिया है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है आपका इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका अगर हम लोग देखें आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 आपका सही है, जबकि 3 सही नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 23 में भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता, चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी चारों हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 24 में देख लेते हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देख लेते हैं इसमें कथन ए और कारण आर में क्या क्या दिया है। देखते हैं कथन ए में क्या बोला है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर में बोला गया है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 25 में भारत में लौकिक सार्वभौमिकता
है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देख लेते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है वह किससे आरंभ होती है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, दूसरा है आपका बी में दिया है जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी में दिया है आपका जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी में दिया है हम भारत के लोक शब्दों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोक शब्दों से ही आपका संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोग अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।